बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनली, फर्स्ट ऑर्गेनली, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है और ये सेल में क्यों प्रेजेंट होता है और ये कितनी इसके इर्द गिर्द कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो सारा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली। अब आज से हम जो भी ऑर्गेनलीज पढ़ेंगे उनको हम बताएंगे उन सब के बारे में कि वो डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेनस हैं या उनमें कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनली न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, यानी जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है इर्द गिर्द, वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन होती है। सेकंड, अगर मैं इसकी लोकेशन या ऑकरेंस की बात करूं, लोकेशन या ऑकरेंस, तो इसको हम दो तरीकों से इसकी ऑकरेंस देख लेते हैं, एक यूकैरियोट्स में और दूसरी प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉट प्रोमिनेंट, ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। अब अगर मैं आपको इस वर्ड प्रोमिनेंट का मतलब क्लियर करती चलूं कि ये हमारे पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यानी जो सेल का फ्लूइड होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है इनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन है। अगर वो प्रेजेंट हो तो हम उसको कहेंगे कि वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अगर वो प्रेजेंट नहीं होती न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, तो हम उसको कहते हैं वो नॉट प्रोमिनेंट है, यानी कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फैला हुआ है, उसके अंदर है, डिस्पर्स हुआ है, वो कोई सेपरेट फॉर्म में नहीं है, उसकी कोई अपनी मेम्ब्रेन नहीं है जो उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करे। तो जो यूकैरियोट्स के अंदर है वो प्रोमिनेंट है, यानी कि उसकी मेम्ब्रेन्स हैं वो सेपरेट है साइटोप्लाज्म से, और जो प्रोकैरियोट्स के अंदर है वो उसके अंदर ही फैला हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब यूकैरियोट्स में हम एनिमल में देख लेते हैं और प्लांट्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। जो एनिमल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो सेंटर में होता है, जो एनिमल्स के सेल है ना उनमें सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो प्लांट्स हैं उनमें साइड में होता है, में कहाँ होता है, साइड में। ये एक प्लांट सेल है, क्या, प्लांट सेल। इस प्लांट सेल के अंदर ये तो सेल वॉल हो गई और ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये जो छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये सेंटर में ही होता है, यहाँ पर सेंटर में। लेकिन जैसे ही वो स्मॉल प्लांट्स मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं उनके जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो एक लार्ज फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं, और वो लार्ज फूड वैक्यूल्स कहाँ पे आ जाते हैं, फिर एक मैच्योर प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर, एक मैच्योर प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास फूड वैक्यूल्स होंगे वो लार्ज हो जाएंगे और वो सेंटर में आ जाते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे आ जाता है, साइड में। ये किस की बात करें हम, मैच्योर प्लांट्स की। लेकिन जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर सेंटर में ही होता है न्यूक्लियस। तो हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, कि ये किस चीज़ से कंपोज होता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती है न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहले हमने बात की थी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स की। जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको नाम दिया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप का। किस चीज़ का, न्यूक्लियर एनवेलप। और इन मेम्ब्रेन पे ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। अगर मैं इसी न्यूक्लियस को बाहर निकाल लूँ तो हम इस न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, इस तरह इस न्यूक्लियस की। तो जो इस न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, ये पोर्स हैं, इसमें सुराख होते हैं छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, सुराख। तो इन सुराख का क्या काम होता है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेल का फ्लूइड, तो उसके साथ जो न्यूक्लियस का एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा वो क्या होगा, इन पोर्स के थ्रू होगा, इन सुराख के थ्रू होगा। और ये पोर्स एक्ट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, सेमी परमिएबल। जो हमने, अगर आपको याद हो
तो हमने पढ़ा था वो कब पढ़ा था हमने? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल है, और ये पोर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कनेक्ट करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल टू द साइटोप्लाज्म इजीली हो सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट तो कंपोजिशन में हमने ये पढ़ लिया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इसका जो फ्लूइड होगा, सेल के फ्लूइड को हम किस चीज़ का नेम हमने दिया था? सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म कहलाता है, क्योंकि साइटो का मतलब ही क्या होता है, सेल। ये सेल का फ्लूइड। तो जो अब न्यूक्लियस का फ्लूइड होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सेल का फ्लूइड था साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस का अपना फ्लूइड होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का फ्लूइड क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात करें कि वो किस तरह का फ्लूइड है, तो ये एक ग्रेन्युलर फ्लूइड होता है। किस टाइप का? ग्रेन्युलर फ्लूइड। अब इस ग्रेन्युलर का क्या मतलब है? ग्रेन्युलर का मतलब होता है दानेदार। ये एक दानेदार फ्लूइड है। मैं दोबारा कंपोजिशन अगर आप लोगों को समझाऊं तो जो न्यूक्लियर एनवेलप्स हैं, सेल की जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स को हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप की जो पोर्स होते हैं इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान होता है इन पोर्स के थ्रू। थर्ड हमने बात की सेल फ्लूइड की। सेल फ्लूइड हमारे पास साइटोप्लाज्म, सेल के फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी तरह न्यूक्लियस के फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो किस टाइप का फ्लूइड होता है? ग्रेनुलर फ्लूइड होता है, दानेदार फ्लूइड होता है। अब एक और चीज़ सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, थर्ड चीज़, जिसको हम नेम देते हैं न्यूक्लियोलस का। किस चीज़ का? न्यूक्लियोलस का। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है? ये सेल का न्यूक्लियस है, और इसके अंदर एक डार्क स्पॉट होता है। क्या होता है? एक डार्क स्पॉट होता है, और इस डार्क स्पॉट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस क्या है हमारे पास? एक डार्क स्पॉट है। अब इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का? इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो ऐसे समझ लीजिए, जो न्यूक्लियोलस है ये फैक्ट्री है किस चीज़ की? आरएनए सिंथेसाइज होते हैं इसके अंदर, आरएनए सिंथेसाइज होते हैं इसके अंदर, आरएनए बनते हैं। न्यूक्लियोलस किस चीज़ की फैक्ट्री है? आरएनए की फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ पे आरएनए बनते हैं। और कौन से? राइबोसोमल आरएनए। आरएनए की भी टाइप्स होती है ना, 3 टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे जो आरएनए बनते हैं वो कौन से होते हैं? राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे कौन सा आरएनए सिंथेसाइज होगा? राइबोसोमल आरएनए। और वो कहाँ पे होगा? वो न्यूक्लियोलस के अंदर होगा। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ प्रेजेंट होती है बाहर, वो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेम देते हैं क्रोमेटिन का। किस चीज़ का? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है हमारे पास? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी कि ये धागा नुमा साख्तें होती हैं, धागा नुमा साख्तें होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरह कह लें कि उलझे हुए धागे, ये उलझे हुए धागे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमेटिन। और ये विजिबल नहीं होते, ठीक है, हमें नज़र नहीं आते। कब नज़र नहीं आते? जी हम बात कर रहे थे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धागा नुमा साख्तें होती हैं, और ये विजिबल नहीं होती। और ये नॉन डिवाइडिंग फेज यानी इंटरफेज जो होता है उसके बाद है ये हमें नज़र आती हैं जब सेल डिवाइड होता है। इंटरफेज तक ये हमें नज़र नहीं आती। ये क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर जब सेल डिवाइड होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होगा,
सेल डिवीजन क्या होगा कि हमारे पास यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम्स क्या है, जो क्रोमोसोम्स के अगर मैं वर्ड को ब्रेक करके आपको बताऊं तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, और सोमा से निकला है जिसका मतलब होता है बॉडीज, यानी कि क्या होते हैं, कलर बॉडीज होती हैं, और ये हमें नजर आती हैं, विजिबल होती हैं सेल डिवीजन में, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और यही क्रोमेटिन नॉन डिवाइडिंग फेज में हमें नजर नहीं आती, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि ये जो उलझे हुए धागे हैं फिर ये अरेंज हो जाते हैं और ये चेंज हो जाते हैं कंडेंस होके किस चीज में, क्रोमोसोम्स में, और फिर ये हमें नजर आते हैं, ये विजिबल होते हैं। हमने कहा क्रोमोसोम्स हम पढ़ रहे थे, क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमेटिन थे यानी ये जो उलझे हुए धागे थे ये कब थे हमारे पास, जब सेल डिवाइड नहीं हुआ था, इंटरफेज पे, इंटरफेज में, नॉन डिवाइडिंग फेज में। जैसे ही सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो गया तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही उलझे हुए धागे क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो गए, कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में, किस में, क्रोमोसोम्स में। अब अगर क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन की बात करें, मैंने इस वर्ड का मतलब तो आपको बता दिया कि इस वर्ड का मतलब होता है कलर बॉडीज। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें क्रोमोसोम्स की, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। किससे, डीएनए और प्रोटीन से। प्रोटीन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। ये यूकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स के, और जो प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स होंगे वो सिर्फ, प्रोकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए से बने होते हैं, उनमें कोई प्रोटीन नहीं होती, वो सिर्फ डीएनए से बने होंगे। तो अब यहाँ पे ये बात अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो तो डीएनए और प्रोटीन से ही बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से। क्या जो क्रोमेटिन थे वो भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ही बने थे? जी बिल्कुल, वो भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने थे। ये इनकी कंपोजिशन तो चेंज नहीं होती, यही जो धागे हैं ये कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में, इनकी कंपोजिशन तो चेंज नहीं होगी, वो जिस चीज से बने होंगे चीज तो वही होगी, लेकिन पहले यहाँ पे वो उलझे हुए थे, उनकी अरेंजमेंट कोई नहीं थी, बाद में उनको अरेंज किया गया, कंडेंस हो गए तो वो क्रोमोसोम्स की शेप में आ गए, क्रोमोसोम्स बन गए। उनकी कंपोजिशन सेम रहेगी, क्रोमोसोम्स हैं चाहे वो क्रोमेटिन हो, वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ही बने होंगे यूकैरियोट्स में, और जो प्रोकैरियोट्स होंगे वो उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए से ही बने हैं। हम इसको अटेम्प्ट करना, इसका सीख लेते हैं किससे हमने इसको अटेम्प्ट करना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए। अगर न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आ जाए, आता है लाजमी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनली है, फिर उसके बाद आपने इसकी कंपोजिशन बतानी है, कंपोजिशन मेन हेडिंग होगी कंपोजिशन की, फिर इसकी सब हेडिंग्स क्या होंगी कंपोजिशन में, हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप आएगी, जो हमने न्यूक्लियर एनवेलप, फिर उसके बाद सब हेडिंग में कंपोजिशन में ही हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म आएगा जो उसका फ्लूइड था न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोलस, डार्क स्पॉट, उसके बाद न्यूक्लियोलस के बाद हमारे पास क्रोमेटिन, ये सब हेडिंग है कंपोजिशन की, कंपोजिशन में आएंगे, फिर क्रोमोसोम्स, कंपोजिशन में न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, ये सब लिखने के बाद इसकी ऑकरेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? सेकंड हेडिंग किस चीज़ की होगी? ऑकरेंस की। ऑकरेंस यूकैरियोट्स में बताएंगे, यूकैरियोट्स में किस में? एनिमल में और प्लांट में बतानी है। एनिमल सेल में और प्लांट्स में कैसे होती है? एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। फिर इसके बाद प्रोकैरियोट्स में हम इसकी बताएंगे
ये सब बताने के बाद एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और फोर्थ में जो मेन चीज़ है वो भी डायग्राम। बायोलॉजी में हमेशा ही जो हम लोग बायो में पढ़ते हैं वो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनको ड्रॉ करना सीखें, और बहुत अच्छा होता है कि आप अभी से 9th क्लास से ड्रॉ करना सीखना स्टार्ट कर दें। और उनको आपको आनी चाहिए, लेबल करनी भी आनी चाहिए, और आप डायग्राम के थ्रू समझा करें, ज़्यादा बेहतर होता है वो। बुक की रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 रीडिंग कर लेते हैं, कोई पॉइंट मिस आउट ना हो गया हो। A prominent nucleus occurs in eukaryotic cell. In animal cells, it is present in the center, while in mature plant cells, due to the formation of large central vacuole, it is pushed to side. जैसे हमने डिस्कस किया कि मेच्योर प्लांट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है, तो उसी वजह से क्या होता है कि ये साइड पे आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप. Nuclear envelopes contains many small pores that enable it to act as a semi-permeable membrane. Inside nuclear envelope, a granular fluid is present known as nucleoplasm. Nucleoplasm contains 1 or 2 nucleoli. Nucleoli nucleolus की जमा है, यानी कि ये जो हमने डार्क स्पॉट पढ़े थे वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। Nucleolus is a dark spot and it is the site where ribosomal RNA are formed. न्यूक्लियोलस वो डार्क स्पॉट है और उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, व्हाइल ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ सेल दे आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज क्रोमेटिन. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का मुखफ़फ़ है, यानी डीएनए का क्या मुखफ़फ़ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का मुखफ़फ़ है। और किस चीज़ से बने होते हैं, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से। द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, और एंड इट इज सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। ये हमने सब डिस्कस कर लिया है। इससे रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।